चलिए जी, तो ईरान और इजराइल वाले क्राइसिस के बाद आपने सुना एलपीजी क्राइसिस कि एलपीजी की भी कमी पड़ रही है। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, दो बड़े बड़े वेसल इंडिया के गुजरात वाली कोस्ट पे आ रहे हैं एलपीजी के। पर यहाँ पे एलपीजी वाला आर्टिकल नहीं है, ये मेनली डील कर रहे हैं जो इंडस्ट्री है हमारी हीट को लेके। बार बार बोला जाता है ना, इंटरनेशनल सोलर लाइंस, इंडिया ने इसको शुरू करा था फ्रांस के साथ में। और मेन मोटो क्या था उसका कि सोलर एनर्जी का हार्नेस करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बोला कि बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर जो किस सेक्टर में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, जहां पे ठीक ठाक इंप्लॉयमेंट भी आप जनरेट करते हो, बड़े सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करी जाती है। तो बोला गया कि इंडिया को भी अपनी इंडस्ट्रीज को हीट के लिए इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम ट्रेडिशनल जो बॉयलर्स होते हैं, अब मैंने बोला बॉयलर, नाम से पता लग रहा है कोई चीज उसमें उबलेगी और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, और वो फर्दर हीट को यूज करा जाएगा। जैसे मेटल को अगर फॉर्ज करना है, मेटल फॉर्ज करना है मतलब मेटल की शेप को चेंज करना है आपने, उससे कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो उस मेटल फॉर्जिंग के अंदर भी उस हीट का यूज करा जा सकता है। अब ट्रेडिशनल जब आप मेथड देखते हो ना, तो वहां पे हीट करने के लिए, जैसे मैंने कोई एबीसीडी सब्सटेंस लिया, मैंने कोल ले लिया या कोई भी कोक की कोई फॉर्म ले ली, मैंने उस चीज को हीट करना शुरू करा, तो मैं हीट को डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज नहीं करूंगी, मेरे पास कुछ इंटरमीडिएटरी होंगे। इंटरमीडिएटरी क्या क्या हो सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट हो सकता है, देन ऑयल हो सकता है, गुड मॉर्निंग, मोल्टन सॉल्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है। पहले ये गर्म होंगे, हीट को ट्रैप करेंगे, फिर उस हीट को इंसुलेटेड टैंकर्स के अंदर स्टोर करा जाता है, फिर जाके आप मेटल को फॉर्ज करने के लिए उसका यूज करोगे। अब बोला कि प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप कुछ केस मॉडल्स उठाओगे, जैसे ओमान हो गया, डेनमार्क हो गया, तो इन्होंने बड़ी ज्यादा चीजें इंप्रूव कर ली हैं। डेनमार्क तो हीट को परचेज कर रहा है जो इंसुलेटेड टैंकर से आती है, मतलब खुद हीट डेवलप नहीं करी, किसी और कंट्री के पास एक्सेसिव हीट थी उसको परचेज कर लिया। तो इंडिया अभी भी इस स्टेज को अगर देखें तो बहुत ही नए स्टेज पे है, बिल्कुल बेस लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो हमें भी अपना जो हीट वाला इंडस्ट्री है उसको इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल, अभी आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, काफी यूनिक आर्टिकल भी है। इवन एलपीजी क्राइसिस के बाद जाके ये कवर अप करा गया यहाँ पे कि हमारा एक हीट का भी इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉपर है। ठीक है, हीट के ऊपर यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखो, लग जाएगा आपको पता। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, अब जैसे 25% जो सिरामिक यूनिट्स होती हैं, सिरामिक यूनिट का मतलब है प्रोडक्शन फैसिलिटी, जहां पे आप जैसे टाइल्स वगैरह सुनी होंगी आपने, वो भी कहाँ पे बनती है, सिरामिक यूनिट्स के अंदर ही बनती हैं। तो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है जहां पे कुछ मटेरियल जैसे क्ले हो गया, सिलिका हो गया, फेल्सपर हो गया, इन्हें प्रोसेस करा जाता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर इन्हें हीटअप करा जाता है, और फिर बाद में एक प्रोडक्ट निकल के आती है आपके पास, दैट इज सिरेमिक गुड्स। टेबल आपने देखे होंगे, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल्स होते हैं, वो भी सिरेमिक यूनिट्स के अंदर ही प्रोड्यूस करे जाते हैं। टाइल्स का एग्जांपल आ गया, और भी जो आप अपने घरों में मटेरियल यूज करते हो सारा सिरेमिक यूनिट्स में ही प्रोड्यूस करा जाता है। तो स्पेशली ये वाली इंडस्ट्री आपको कहाँ पे मिलेगी, मॉरबी, गुजरात। बोला गया कुछ इनकी जो सिरेमिक यूनिट्स हैं उनको शट डाउन करना पड़ा। अब शट डाउन क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये भी गैस के ऊपर फंक्शन कर रही थी। अब गैस की तो शॉर्टेज हो रखी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इवन आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वगैरह आएगी, उन्होंने भी क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लिए होते हैं हर कंपनी ने कि हमें इतनी गैस तो सालाना चाहिए होगी या हर महीने के अंदर चाहिए होगी, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिड्यूस कर दिया गया। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसको पहले जो गैस है वो 100% सप्लाई करी जा रही थी, जितना उन्होंने डिमांड करा था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब उसको भी रिड्यूस कर दिया अप टू 65 to 80%। और जो नॉन प्रायोरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे जहां पे हीट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके बिना भी काम चल जाएगा, वहां पे तो अभी बोल दिया कि शायद आपको गैस की सप्लाई प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ना करी जाए। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, गैस की शॉर्टेज हुई, तो जो आपके सिरामिक यूनिट्स हैं, सिरामिक यूनिट में आपको क्या चाहिए थी सबसे ज्यादा, हीट। अब हीट भी कैसे प्रोड्यूस होगी, जब गैस की अवेलेबिलिटी होगी। मतलब आपने आग जलाई, एक तरह से एलपीजी को ही अज्यूम कर लो, आपने गैस चलाई, आग ही जलेगी ना, उसमें ब्लू कलर की फ्लेम्स निकल के आती हैं, और बाद में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। सेम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर भी हीट प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो अब बोला कि जब शॉर्टेज हो चुकी है तो 25% जो सिरामिक यूनिट्स हैं वो शट डाउन करनी पड़ी हैं टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, मॉरबी गुजरात के ही अंदर। वहां पे सिरामिक्स का ठीक ठाक आपको इंफ्रा मिलेगा। टेक्सटाइल क्लस्टर, यहाँ पे अब टेक्सटाइल जो होता है उसमें स्कोरिंग करनी पड़ती है, ब्लीचिंग करनी पड़ती है। स्कोरिंग को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग सभी ने सुन रखा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर था या रेड कलर था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, व्हाइट कलर के अंदर। ब्लीच का मतलब क्या होता है, आपने कलर को वहां से निकाल
निकाल ही दिया, तो वहां पे भी क्या रिक्वायर्ड रहती है, हीट। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी कहीं ना कहीं गैस की शॉर्टेज से अफेक्ट हुआ है। तो लुधियाना का जो हाउसरी और निटवेयर इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन अफेक्ट हुई है वो इसी रीजन में हुई है। लुधियाना पॉपुलर है काफी ज्यादा टेक्सटाइल के लिए, बड़े बड़े जो ब्रांड्स भी होती हैं कपड़ों के, वहां पे आपको वेयर हाउसेस मिल जाते हैं लुधियाना में। देन जियो पॉलिटिकल कॉज क्या है, यूएस और ईरान की ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रखी है, उसी की वजह से ये सारी चीजें इंपैक्ट हुई। और उसमें भी अगर ये लड़ रहे हैं तो कौन सा रूट बंद हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसमें बोला था टेम्परेरी अगर क्लोजर आएगा तो बड़े सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करेंगे। वो ऑयल हो सकता है, देन एलपीजी हो सकता है, एलएनजी हो सकता है। अब देखो ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स पड़े, आप गैस नहीं सप्लाई कर पाए, पर ये इंडस्ट्री कौन सी थी, यूनिट कौन सी थी, सिरामिक यूनिट। ये तो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए थी, पर इसकी मशीनरी चल इसके ऊपर रही है हीट के बेसिस पे, और हीट के लिए आपको क्या चाहिए थी, गैस चाहिए थी। तो गैस की शॉर्टेज हुई, आपके जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो भी अफेक्ट होने शुरू हुए, और ये वन ऑफ द एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो। देन एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन, इंडिया की जो इंपोर्ट है नेचुरल गैस के आपने देखे थे 50% थे लगभग, और वल्नरेबल हो जाते हैं हम जैसे ही ये ग्लोबल डिसरप्शन आती है गैसेस की, वो एलपीजी हो, एलएनजी हो, जो मर्जी गैसेस हो, सारी इंपैक्ट हुई। गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने बोला कि जो नॉन प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वहां के लिए अभी हम गैस की एलोकेशन बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहां पे भी लगभग 65 to 80% की ही हम सप्लाई कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुए थे गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में, अभी के लिए बोला कि 100% तो सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें हाउस होल्ड को भी एलपीजी प्रोवाइड करनी है। हाउस होल्ड बोला ना कि जितने भी आपके घरों में सिलेंडर है कि एक्वायर कर लो अगर है आसपास। क्यों बोला जा रहा है कि अगर शॉर्टेज पड़ती है कल को, आपके पास अवेलेबिलिटी शायद ना रहे। गांव वगैरह की साइड में तो चूल्हा भी जल जाता है, आप अर्बन एरियाज में क्या करोगे, वहां पे या तो इंडक्शन चला लोगे, इंडक्शन चलाओगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को अभी के लिए रिड्यूस कर रहे हैं, और जो तो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है उनको तो बिल्कुल ही कम एलोकेशन करेंगे गैस की, कि उनका जो इंफ्रा है वो चलता रहे, दैट्स इट। और बाकी जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे प्रॉपर कि हमें तो डेली का कुछ ना कुछ गैस का एलोकेशन होना चाहिए, उनकी भी रिडक्शन देखी गई है अप टू 65 to 80%। अब जब सारी चीजें चेंज हुई कि आपके पास शॉर्टेज हो रखी है, अब ऑब्वियस ही बात है प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ रखी है, डिमांड उतनी ही है, पर शॉर्टेज हो रखी है बैकएंड पे गैस की, फ्यूल की। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अब लिमिटेड अमाउंट में आप चीजों को बनाओगे, पर डिमांड मार्केट में अभी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। फैक्ट्री शटडाउन देखे जाएंगे, जैसे बोला कि जो नॉन प्रायोरिटी वाली इंडस्ट्रीज होंगी उनको तो हम बिल्कुल ही कम गैस एलोकेट करेंगे, ऑब्वियस ही बात है शटडाउन देखने को मिलेंगे। अभी तो सिरामिक यूनिट का आपने एग्जांपल देखा जो मोरबी गुजरात में हुआ कि टेम्परेरी शटडाउन हमें करना पड़ा, और पोटेंशियल जॉब लॉस भी हो गई। अब देखो एक रूट की वजह से ये सारे इंपैक्ट आपको इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। लग गया ना पता, मतलब जब एक चीज इंपैक्ट होती है उससे मल्टीपल फैक्टर्स इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर जाते हैं। सिरामिक यूनिट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो कोई लेना देना नहीं था, पर वो जो गैस आ रही थी उससे लेना देना था। वो तो बेस था कि आग जलेगी तभी तो हीट जनरेट हो पाएगी, तो अब तो हीट ही नहीं जनरेट होगी अगर गैस की शॉर्टेज आती है। अब आते हैं कि कौन कौन से की हीटिंग टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। मतलब इंडस्ट्री में ऐसे तो होगा नहीं कि आप चूल्हा लगा दोगे उससे हीट करना शुरू करोगे, बड़े बड़े बॉयलर्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। और हमने क्या बोला था कि जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, उसको हमने रिप्लेस करना है, जैसे सोलर पैनल्स हो गए। सोलर पैनल सभी ने देख रखे हैं, सेमीकंडक्टर का मेन रोल वहां पे आता है। जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और जो सनलाइट होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें भी आपने एक टर्म सुनी है, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के अंदर कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं, एक तो आपने सुनी ली है सेमीकंडक्टर, उसको अब साइडलाइन कर दो। ज्यादातर ये किसका बना होता है, सिलिकॉन, पर अकेला अगर सिलिकॉन का रखेंगे तो उतना ज्यादा शायद हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, तो हम इसमें कर देते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है दो तीन चीजों को मिक्स आपने कर दिया। अब जैसे सेमीकंडक्टर बोला तो उसमें भी टाइप्स आती हैं, जैसे एन टाइप, पी टाइप। ये पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे, थोड़ा सा एक लेवल हम आगे चलेंगे। एन टाइप में जो डोपिंग होती है वो फॉस्फोरस के साथ रहती है, पी टाइप की जो डोपिंग है वो बोरोन के साथ रहती है। तो डोपिंग में आपने क्या किया, मिक्सिंग कर दी। जैसे सैंडविच नहीं होता, ऊपर दो ब्रेड होती है, बीच में कोई स्टफिंग होती है, बस वैसी डोपिंग आपको यहाँ पे भी दिखाई देती है। जब ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको कंबाइन करा जाता है, फिर क्या होता है, जो आपकी सोलर एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू
इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ पे जाके स्टोर होती है? नेशनल ग्रिड्स के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, नेशनल ग्रिड्स होंगे। तो फिर जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी बच जाती है वो उसमें बेच भी देता है। जैसे एक स्कीम का नाम बताओ मुझे, रूफटॉप सोलर स्कीम। ये गांव तक जाती है और इसमें क्या किया गया कि आप अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा लो, आपके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचती है आप बेच भी सकते हो। तो उससे हुआ क्या? इनकम भी जनरेट हुई और आपने साथ में एनर्जी जो जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करी, वो एक कैसे सोर्स से करी? क्लीन सोर्स से एनर्जी को जनरेट करा। बेशक ये सोलर पैनल जब खत्म हो जाएंगे, डिफंक्ट हो जाएंगे, इसको रिसाइकल कैसे करना है या इसको डिस्पोज कैसे करना है उसकी प्रोसेस किसी को नहीं है पता। क्या इंडिया अपने सोलर पैनल खुद बना रहे? आंसर इज नो, चाइना से खरीद रहा है। 90% जो सोलर पैनल्स हैं वो हम इस टाइम पे चाइना से ही परचेज कर रहे हैं। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ तो शिफ्ट कर रहे हैं, अगेन प्रोडक्शन वाला जो फैक्टर है वो पीछे रह गया। तो ये मतलब एलिमेंट्स आप याद रख लेना, कई बार सवाल बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कावेरी इंजन आपने पढ़ा, तो उसका जो कंप्रेसर वाला पार्ट था किस एलॉय के साथ बना था? टाइटेनियम। और जो कंबशन वाला था निकल और क्रोमियम, नाइक्रोम याद रख लिया करो, दोनों का जो मर्जर आएगा। ठीक है, अब कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहले आता है CST, कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। CST, बार बार ये वर्ड यूज होगा, तो कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल। अब जैसे ट्रेडिशनल तरीके में आप जब सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स का यूज कर रहे थे तो उसमें क्या देखा आपने? एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इस सेमीकंडक्टर के अंदर होंगे बड़े सारे एटम, एटम के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। और जब आप करंट के बारे में भी पढ़ते हो तो क्या देखते हो वहां पे कि जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। मतलब करंट जब डेफिनेशन में पढ़ते हो अबाउट कंडक्टर, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। पर CST ऐसे वर्क नहीं करता। यहां पे ये मिरर्स का यूज करते हैं। मिरर्स, मिरर्स या फिर बोलो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। अब रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का क्या मतलब होगा? जो एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेना, बाकी जो काम की चीज नहीं है उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देना। सनलाइट जैसे इसके ऊपर पड़ेगी ये जाती है रिसीवर के ऊपर। आगे मैं डायग्राम पे भी बना दूंगी, पहले इसको सुन लो ध्यान से। सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ये नॉर्मली जो आप सोलर पैनल देखते हो उसमें सेमीकंडक्टर का यूज हुआ। सेमीकंडक्टर ने जब आपकी सनलाइट उस सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी तो वो सेमीकंडक्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और वो जो सनलाइट थी या सोलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पर ये जो CST सिस्टम है इसमें आपने ये जो ताम झाम था ना सारा की डोपिंग करी, P टाइप N टाइप, वो सारा काम उसको रिड्यूस कर दिया। आपने क्या किया? डायरेक्टली मिरर्स का यूज करा या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का यूज करा। आप एक चैप्टर पढ़ते हो लेंस और मिरर्स का, बस उसी की एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो CST के अंदर आपने क्या किया? मिरर का यूज करा या फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस का। नाम से पता लग रहा है मिरर, मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है फिर क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है ना, बस सेम मैकेनिज्म है। पर कुछ एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। जब भी लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या रे बोल देते हो आप। ये कोई सब्सटेंस था जैसे कि मिरर, या तो पॉसिबिलिटी है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जो कि आइडियल कंडीशन होती है, और कुछ एनर्जी क्या होती है इसमें? एब्जॉर्ब। और जो वो एब्जॉर्ब वाली एनर्जी थी वही बाद में कन्वर्ट होके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव सरफेस, उस पे पड़ेगी सनलाइट, वो किसके ऊपर जाएगी? रिसीवर के ऊपर। अब ये रिसीवर क्या करेगा? उस हीट को कैप्चर करेगा और उसे थर्मल एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक पॉइंट है क्योंकि हम घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहे, सॉरी हीट जनरेट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे चाहिए होंगे हमें थर्मल एनर्जी स्टोरेज। इसमें मोल्टन सॉल्ट हो सकते हैं, इसमें ऑयल भी हो सकता है, इसमें इवन फेस चेंज मटेरियल भी हो सकता है। फेस चेंज मटेरियल जैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें भी गैस का एक फेस चेंज हुआ था। गैस का फेस चेंज कैसे? जैसे नाइट्रोजन आर्गन आपने सुन रखा है, आर्गन के बारे में एक खास चीज बता दो मुझे, क्या होता है इन गैसेस के अंदर? और इनर्ट होती हैं, किसी ने बोला इनर्ट होती हैं। तो इनर्ट होती हैं तो हमें खतरे के चांसेस कम रहते हैं जब भी इनर्ट गैस की बात करते हैं। तो उसी गैस को कन्वर्ट करा गया था एक ऐसी स्टेट में जो ना तो लिक्विड है ना तो गैसियस है, जिसको बोला जाता है फिर प्लाज्मा। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे फेस चेंज मटीरियल, फेस चेंज का मतलब क्या है? कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे इजी एग्जांपल H2O,
H2O आपका सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, आइस, वो वाटर में भी कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वो वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो है तो H2O ही ना सब जगह पे, H2O, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जब वो अपनी प्रॉपर्टी सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, फेज चेंज। तो यहाँ पे जो आपके CST होते हैं, कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल्स, इसमें क्या होता है, आपको थर्मल एनर्जी स्टोरेज चाहिए होती है। आप कॉन्टिन्यूअसली ये नहीं कर सकते कि आपने स्विच ऑन करा और हीट एकदम से जनरेट हो जाएगी, आपको लमसम अमाउंट ऑफ जो हीट होगी वो स्टोर करनी ही पड़ेगी। रेत होती है, बीच पे गए हो आप, बीच नहीं गए हो, कहीं पे भी गए हो, रेत वगैरह तो देखी होगी, उस पे चलना कभी, जब समर सीजन होता है, गर्म हो जाती है ना, तो हमें एक चीज तो पता है कि सैंड के अंदर भी कैसी प्रॉपर्टी है, हीट को ट्रैप करने वाली, तो उसको भी एज अ थर्मल एनर्जी स्टोरेज की तरह यूज करा जाता है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज मतलब हीट को ट्रैप करना है, हीट को स्टोर करना है, ताकि जब रात के टाइम पे हीट आपके पास जनरेटेड नहीं है तो आप उसको यूज कर पाए। लग गया ना पता इसका, थर्मल एनर्जी स्टोरेज, एग्जाम्पल याद रखना यहाँ पे। और ये फेज चेंज मटेरियल, ये क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कोई एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा और अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। अगर पहले सॉलिड में था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में था तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कपूर देखा है आपने, कपूर, कैम्फर भी जिसे बोलते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, पहले सॉलिड होता है फिर किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली वेपर्स में। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन। स्टेट वगैरह के पेपर में आ जाते हैं ऐसे सवाल, याद रखना, सब्लिमेशन। तो बस वही प्रोसेस थी जो फेज के अंदर आपने पढ़ा। हीट को स्टोर करेंगे और फिर कहां पे यूज करा जाता है इनको, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ये वाला जो स्टेप आपने यहाँ देखा, ये घरों में थोड़ी यूज करते हम, ये वहां पे यूज होगा जहां पे आपको हीट की सप्लाई कॉन्टिन्यूअसली चाहिए होती है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज, CST का पता लग गया। यहाँ पे वो नहीं आपने पढ़ा जो ट्रेडिशनली आप पढ़ रहे थे कि सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप डोपिंग, नहीं, आपने डायरेक्टली क्या किया, मिरर को यूज कर लिया या कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस यूज कर लिया, उसकी जो सनलाइट पड़ेगी तो वो डायरेक्टली जाएगी रिसीवर के पास, और रिसीवर क्या करेगा, उस हीट को कैप्चर करेगा और कहाँ पे स्टोर कर लेगा, थर्मल एनर्जी स्टोरेज चैम्बर के अंदर, जिसमें ऑयल हो सकता है, मोल्टन सॉल्ट हो सकता है, फेज चेंज मटेरियल हो सकता है। डन यहां तक। जैसे ये फेस चेंज के लिए आपने एक टॉर्च देखी होगी, प्लाज्मा टॉर्च देखी है सभी ने। अच्छा, वो शेफ वाला कौन सा, मास्टर शेफ, एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे मेरे ख्याल से, वो देखना जब कुकीज बनाते थे या फिर पेस्ट्री वगैरह बनाते थे, ब्राउन शुगर डालते हैं वो ऊपर से, और ब्राउन शुगर को जब डालते हैं तो उसके ऊपर से एक टॉर्च घुमाते हैं, उसमें से आग निकलती है एक, वो प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है, उनको प्लाज्मा टॉर्च बोलते हैं। अब इससे भी बड़ी बड़ी होती है, मेटल को जोड़ने के लिए भी वैसी टॉर्च का यूज करा जाता है, तो वो प्लाज्मा टॉर्च होती है। वहां पे ये जो आपकी इनर्ट गैसेज हैं जैसे आर्गन वगैरह, इन्हीं को कन्वर्ट करा होता है इनटू प्लाज्मा, जो कि 4 स्टेट आ जाती है आपके मैटर की। फिफ्थ कौन सी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फिफ्थ वाली कैटेगरी आ जाती है, सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन में इसका यूसेज है। ठीक है, नेक्स्ट, हीट जनरेट होगी। अब देख लो यहाँ पे जो फ्लूइड था, जो आपके पास थर्मल एनर्जी स्टोरेज था, वहां पे टेम्परेचर कितना जा सकता है, अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। इतना घर पे तो नहीं चाहिए होगा हमें, तो याद रखना ये जो आप पढ़ रहे हो ना, कंसेंट्रेटेड सोलर थर्मल वगैरह के एग्जाम्पल, ये इंडस्ट्रीज में यूज करे जा रहे हैं, और पर्पस क्या है सभी का, एक ही है, क्या जनरेट करना, हीट। यहाँ पे हीट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है और काफी यूनिक भी है अपने में, और न्यूज में भी इसलिए आया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज हो रखी थी, तो उससे जो सेक्टर इंपैक्ट हुए तब जाके ये द हिंदू ने कवर करा था। ठीक है जी, तो वाटर, थर्मल ऑयल या मोल्टन सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, इनको हीटअप करा जाता है अप टू 400 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। मतलब आप रॉ मटेरियल जनरेट कर रहे हो अपने पास में एक्सेसिव हीट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडस्ट्रीज में ही यूज करोगे। बाकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आएगी, तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहां पे स्कोरिंग करनी पड़ती है। स्कोरिंग का मतलब होता है जब भी आप रॉ फैब्रिक को यूज करते हो कि उसकी जो इम्प्योरिटीज आ रखी है उन्हें रिमूव करा जा सके, तो वहां पे भी आपको एक्सेसिव हीट रिक्वायर्ड रहती है। इसके अलावा ब्लीचिंग जब आपने कपड़े की करनी होती है, मतलब कलर को एकदम से व्हाइट में ही कन्वर्ट कर देना है, तो उसमें भी आपको बहुत एक्सट्रीम हीट चाहिए होती है। टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इससे इंपैक्ट हुई। तो इंसुलेटेड टैंकर्स भी लगे होते हैं ना, बाहर से इंसुलेटेड होते हैं, तो वो हीट ट्रैप ही रहती है। आप सोच रहे हो ऐसे कि सैंड होगा वो ओपन एरिया में, वैसा कुछ नहीं है। इंसुलेटेड टैंकर्स में ये कंप्लीटेड है चीज, मतलब उसके अंदर इंसान नहीं जा सकता। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसके आसपास भी नहीं रह सकता। आपने सुना भी होगा, जैसे कोयले का एग्जाम्पल आप सभी ने सुन रखा है, तो उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। जो लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं उनके लंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया होता है, क्यों, क्योंकि एक्सेसिव हीट में रह रहे होते हैं। प्लस जब आप इन सैंड वगैरह को हीटअप करोगे तो ऐसे तो है नहीं कि बस हीट ही निकलेगी, हैवी मेटल्स भी निकलती हैं, तभी वो इंपैक्ट पड़ते हैं। ये इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर होती है सारी प्रोसेस। अब इंसुलेटेड चैम्बर मतलब वो किसी चीज को आगे पास नहीं करेगा, जहां पे वो बन गया वहीं पे रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पेपर होता है,
पेपर भी छोड़ो, पेंसिल होती है, पेंसिल भी लकड़ी वाली, आजकल प्लास्टिक वाली भी आ गई है। तो जब करंट लगता है तो क्या बोला जाता है, चलो सूखा डंडा ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट। वो मूवीज में भी आपने देखा होगा, जैसे किसी को करंट लगता है सब फटाफट से क्या लेके आते हैं, सूखा का जो डंडा होता है एक, उसको लेके आते हैं, उससे लगा दो, वो एकदम से कनेक्टिविटी टूट जाती है। किसकी तरह एक्ट किया वो, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करता है, कनेक्टिविटी को तोड़ देता है, मतलब जो टैंकर के अंदर आपने हीट प्रोड्यूस करवा दी वो उसी के अंदर रहेगी। अब तो इंसुलेटेड टैंकर्स के अंदर होता है। अब मैंने पहले बोल दिया था, घर के लेवल पे मत सोचना इसको, इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे सोचो। इंडस्ट्रियल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है उस हिसाब से इसको आपको सोचना पड़ेगा। ओके, ये फर्स्ट कैटेगरी थी, दैट इज सीएसटी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास सीएसटी नहीं है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल हमारे पास भी है। 6.4 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम सीएसटी के जरिए प्रोड्यूस कर पाते हैं इंडिया के अंदर, और हमारे जो इंफ्रा है वो अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, तो यही प्रॉब्लमेटिक भी है, हमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत है। बाकी आप नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाओगे, उन्होंने तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है वो अचीव कर ही ली है। इसके अलावा आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, जो नॉर्थ पोल वाली साइड में रहते हैं लोग, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे भी चैम्बर लगाए होते हैं उन्होंने प्रॉपर। वो बताते हैं कि ये देखो ये हमने मोल्टन सॉल्ट रखा हुआ है ताकि हीट की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस रहे, कि कल को पावर फेलियर हो जाता है तो यहाँ से एटलीस्ट हीट सप्लाई होती रहनी चाहिए, नहीं तो 1 घंटे में तो जम जाएंगे वो लोग वहां पे। तो वही है ये सारे, पर यहाँ पे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो घर की बात थी। वहां पे थोड़ा सा सॉल्ट वो दिखाते हैं, इंडस्ट्री में बहुत लेवल पे होता है ये, क्योंकि आपको कैप्चरिंग भी करनी है, उसको यूज भी करना है, तो वो सारी प्रोसेस आ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रिड इंडिपेंडेंस। ये इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर हमारी अभी के लिए तो डिपेंडेंसी है, और लिथियम भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एग्जाम्पल चाइना आ गया, और मेजर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, देन लिथियम ट्राइंगल में से अर्जेंटीना आ गया, देन चिली आ गया। तो इन कंट्री से हम लिथियम को परचेज कर लेते हैं। हमारे पास भी स्ट्रेटेजिक ये क्रिटिकल मिनरल निकला था, पर उसके इश्यूज आपने देखे थे। एक तो रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है वहां पे। आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन लेके जाओगे एज अ लेबरर तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कल को पता नहीं चलेगा किसने गड़बड़ करी थी, तो वो यूज नहीं हो पाए, यूटिलाइज नहीं हो पाए। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो एनवायरमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ते हैं जब आप माइनिंग किसी एरिया के अंदर शुरू करते हो। अभी जो थर्मल स्टोरेज है वो, अब देखो ये चीपर भी होती है, मतलब आपको उतनी महंगी भी नहीं पड़ेगी। लिथियम के लिए बहुत ज्यादा तामझाम है। लिथियम आयन बैटरी की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है, एक बार आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया, लिथियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोई सेल लिया आपने, तो वो भी किसका बना होता है, लिथियम में डाला होता है ना उसके अंदर। आपने एक बार वो रिमोट के अंदर डाल दिया ना, वो पावर बटन भी प्रेस कर दिया, वो प्रोसेस वहां पे केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो अपना टाइम उतना ही लेगा जितना उसने चलना था, क्योंकि वो लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोसेस काफी ज्यादा टेक्निकल है लिथियम आयन के केस में। जबकि आप दूसरा देखोगे थर्मल स्टोरेज, तो थर्मल स्टोरेज में आपने क्या किया, उतना कॉम्प्लेक्स सोलर पैनल भी नहीं रखा, आपने मिरर या रिफ्लेक्टिव सरफेस का यूज कर लिया। और जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज के इंग्रेडिएंट्स थे वो भी क्या थे, ऑयल था, देन सैंड था, जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये वाली अगर आप हीट जनरेट करते हो, ये आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ती जितना लिथियम आयन बैटरी के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से पड़ती है। डन। तो ये तो हो गया सीएसटी। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक डाटा भी दिया है कि इंडिया के पास जो सीएसटी पोटेंशियल है वो 6.4 गीगावाट्स का है। ये सीएसटी हुआ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग। आपने एक टर्म सुनी है, एडी करंट? फिजिक्स वाला है तो नहीं कोई यहाँ पे? एक ही है, ठीक है। एक एडी करंट आता था, नाम सुन के एडी क्या लग रहा है आपको? बड़ा फैंसी सा नेम है, बस यूं याद रखना ये टेम्परेरी बेसिस पे जनरेट होगा। थोड़ा सा इसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यस, आपको करवाया है ये, हाइड्रा वाला एग्जाम्पल किया था एक बार हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब आप समझ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। जैसे गाड़ी वगैरह को भी खड्डे में फंस जाती है, आपको 2000 रुपए देके हाइड्रा बुलवानी पड़ती है। अब वो हाइड्रा आएगी, एक लंबा सा ऐसे कुछ लगा होता है उसमें, और उसके आगे क्या लगा होता है, मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट होता है इसके जरिए कार को ऊपर की तरफ पिक करा जाता है, पर उसके लिए तो ये कार के साथ चिपकना चाहिए। तो चिपकने के लिए क्या करा जाता है, इसमें प्रॉपर्टी डाली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है, जो इस हाइड्रा के अंदर पर्सन बैठा होगा वो स्विच ऑन करेगा, क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ पे क्या था, मैग्नेट। तो टेम्परेरी बेसिस पे इस मैग्नेट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब जैसे यहाँ पे ये कार के साथ अटैच करेगा, इसको उठा लिया, खड्डे में से साइड कर दिया। अब साइड कर दिया तो छोड़ना भी तो पड़ेगा। हाइड्रा में जो पर्सन बैठा होगा वो स्विच को ऑफ करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो जा चुकी है। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेट था, पहले मैग्नेट बना था जब आपने स्विच ऑन करा था, अब जैसे ही आपने स्विच को बंद करा,
इसकी जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाती है। ये तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये प्रॉपर्टी लगी पता, मतलब स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ गई। आयरन की कॉइल होती है, स्टील की जो वायर होती है उसकी वायरिंग करी होती है इसके ऊपर से, तो मतलब ओरिजिनली ये मैग्नेट नहीं था, पर आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब इसको जोड़ा तो इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेट वाली। जैसे गाड़ी को साइड में करा, अब आपने इसको डिटैच करना है, यहां से स्विच ऑफ करा, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही थी, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो रुक चुका है, अब इसके अंदर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी वो भी बंद हो जाएगी। ये तो आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहीं से आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक रेज बनती हैं, वहां पे मैग्नेटिक रेज भी बनती हैं, बस इतना सा याद रख लो। जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा वहां पे एक वाइसा वर्सा मैग्नेटिक सर्किट भी बनता है। इंडक्शन का मतलब है जो चीज ओरिजिनली नहीं थी पर किसी दूसरी चीज की होने की वजह से इंड्यूस हुई। अभी एक क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे आपने अभी एग्जाम्पल देखा, ये मैग्नेट था, इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ था, मैग्नेटिज्म, पर किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यही चीज बोलता है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस होती है, इलेक्ट्रिक रेज की प्रेजेंस होती है, वहां पे मैग्नेटिक रेज की भी प्रेजेंस होती है, बस इतना सा याद रख लेना। और उससे ही क्या इंड्यूस होती है, हीट। तो इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स होते हैं ना, यहाँ पे फ्यूल वगैरह का यूज करा जाता है ताकि इंटरमीडिएटरी मीडियम को हीटअप करा जा सके। अभी आप सीएसटी में पढ़ के आए कि जैसे ऑयल था, देन मोल्टन सॉल्ट थे, उनको आप यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी इंटरमीडिएटरी थे। यहाँ पे भी सेम है, जैसे हवा होगी, स्टीम होगी, इनको हीटअप करा जाता है, फिर जाके प्रोडक्ट को हीट करते हैं। मतलब खुला सा एरिया होगा, वहां पे आप हीटअप कर रहे हो, पहले हवा को, देन स्टीम को, उसके बाद जाके प्रोडक्ट हीटअप होती है। ये ट्रेडिशनल की बात करी। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें ये जो इंटरमीडिएटरी वाला स्टेप था, दिस वन, एयर और स्टीम वाला, ये कट ऑफ हो जाता है। ये डायरेक्टली क्या करेगा, प्रोडक्ट को ही हीट करेगा। थोड़ा सा आइडिया लग गया इसको, मतलब बड़ा टेक्निकल डिटेल में मत चले जाना, ये वाले पॉइंट्स याद रखना जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मैंने आपको बता दिया। बस उसी से इंडक्शन होती है, उसी से हीट की प्रोडक्शन होती है। और जब भी हीट प्रोड्यूस होती है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेजिस्टेंस का। जैसे आप फोन बड़े लंबे टाइम तक अगर यूज कर लेते हो, वो हीटअप कर जाता है ना। हीटअप क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन के पास जगह नहीं बचती और ज्यादा फ्लो करने की, तो वो एटम्स के साथ टकराना शुरू कर देता है, प्रोटॉन के साथ टकराना शुरू कर देता है, और उससे क्या जनरेट होती है, हीट, रेजिस्टेंस, और फोन स्लो डाउन भी हो जाते हैं। आप फिर खुद ही रख देते हो साइड में कि थोड़ी देर इसको ठंडा करने देते हैं तो ये दोबारा से नॉर्मल वर्क करेगा। तो रेजिस्टेंस जहां पे भी होगी वहां पे क्या जनरेट होती है, हीट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हीटिंग, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो आप ट्रेडिशनल बॉयलर्स का यूज कर रहे हो वहां पे इंटरमीडिएटरी बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करोगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को ही हीटअप करोगे। मैकेनिज्म देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी, जहां पे मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी वाइस वर्सा आ जाएगी। एडी करंट, एडी करंट जो होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया, वहां पे एक और इंड्यूस्ड करंट फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडी करंट। मतलब ये आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी उसमें इंड्यूस कर दी थी, बाद में एक और करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। इसके बाद जूल हीटिंग लॉ, एक जूल हीटिंग लॉ आता है आपके फिजिक्स में जब आप हीटर्स के बारे में पढ़ते हो। इसका फॉर्मूला था आई गेस, हीट इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, यही था। ये करंट आता है, ये रेजिस्टेंस आता है, और ये टेम्परेचर आता है। रेजिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए तभी आप हीट को प्रोड्यूस कर पाते हो। हीटर जब आपने पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम ही यूज करते हैं ना। इवन कावेरी इंजन जब आपने पढ़ा, कंबशन चैम्बर किससे बना था, नाइक्रोम, नाइक्रोम कंबशन चैम्बर, कंप्रेशर वाला टाइटेनियम का बना हुआ था। कंबशन चैम्बर क्योंकि वहां पे भीषण आग लगेगी, तो आपका जो मेटल है, एलॉय है, वो ऐसा होना चाहिए वो जले ना एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर, तो आप नाइक्रोम का यूज करते हो। अगेन प्रिंसिपल सेम ही रहता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करवानी पड़ती है, पर डिस्पाइट इसके कि जो एलॉय है या मेटल है वो जलनी नहीं चाहिए, ये फर्क यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो अनमैच्ड एफिशिएंसी है। अगर इसकी एफिशिएंसी आप देखोगे 90% ज्यादा है, दूसरे केसेस में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पर इसमें ठीक ठाक एफिशिएंसी हमें मिलती है। रैपिड होता है, प्रिसाइज है। पीछे जो आपने बॉयलर्स देखे जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे थे, वहां पे इंटरमीडिएटरी का बहुत ज्यादा यूज था, इसमें बोला कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को हीट करेंगे। एंड जीरो डायरेक्ट एमिशन, एमिशन भी नहीं होते, तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी एग्जाम्पल है। और इसी के साथ आपने एसडीजी नंबर 13 को भी इंश्योर करा, और इवन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी नंबर 7। अगला आता है प्लाज्मा टॉर्च। अभी इमेज को देखो, देखा है ऐसा कभी, कभी भी नहीं देखा, चलो इसको छोड़ो। वेल्डिंग वाली गैस देखी है, बताना कि कौन सी गैस होती है वो, ऑक्सी एसिटाइलेट।
एसिटाइलिन, जैसे इथाइलिन पढ़ते हो ना, उसी का कॉमन नेम आ जाता है। ऑक्सी एसिटाइलिन होता है वो जो वेल्डिंग के अंदर यूज होता है। ये वाली जो टॉर्च होती है इनको बोलते हैं प्लाज्मा टॉर्च। एक एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा आपको रिजेंबल भी करवाया, वो मास्टर शेफ वाला, जब पुडिंग वगैरह के ऊपर वो शुगर वगैरह को मेल्ट डाउन करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा ये ट्रेडिशनली। वैसे एक प्लाज्मा टॉर्च होती है। अब जब आपको टेम्परेचर चाहिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक का, अब बड़ा सा इंफ्रा लगाओगे, कभी ब्लास्ट भी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो देखो इनोवेशन इतनी यूनिक है, बोला कि एक छोटा सा सब्सटेंस बना देते हैं, उसी से 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट करवा दिया करेंगे। तो यहाँ पे जो मैटर की आप स्टेट्स पढ़ते हो 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बोला इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब यूज हुई आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। और यहाँ पे क्या किया गया, गैस, यहाँ पे आर्गन सबसे ज्यादा प्रेफर करी जाती है, नाइट्रोजन वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, इनको यूज करा, और ये पहले गैसेस थी, अब इनको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, फिर उसको फर्दर आप यूज कर सकते हो हीटिंग के परस्पेक्टिव से। जैसे ये मेटल है, मेटल में एक प्रोसेस होती है एचिंग। जैसे डोपिंग आपने पढ़ा, डोपिंग का क्या मीनिंग था, दो चीजों को मिक्स कर दिया आपने, 2 3 कितनी भी हो सकती है। एचिंग भी सेम ही होता है, केमिकल के केस में आप एचिंग वर्ड यूज कर लेते हो। यहाँ पे मेटल्स को आप अटैच करते हो जब, तो इन प्लाज्मा टॉर्चेस का यूज करा जाता है। टॉर्च की तरह अपीयरेंस है, इस वजह से टॉर्च बोल दिया। और जो इंग्रेडिएंट इसमें से बाहर निकल के आता है, जिसकी वजह से आप एचिंग कर रहे हो, तो उसको क्या बोल दिया, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी स्टेट थी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आपने प्लाज्मा का यूसेज करा। अगेन आपने प्रोड्यूस किसको करा, हीट। अब ये बताया है कि गैस के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, जो हम इंडिया वाले हैं हमारी डिपेंडेंसी गैस के ऊपर है। पर ये जो सीएसटी आपने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने देखा, प्लाज्मा टॉर्चेस देखी, इसके लिए आपकी डिपेंडेंसी गैस पे होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आर्गन और नाइट्रोजन की बात करिए, एलपीजी मत लिखते ना अब यहाँ पे कि नहीं मैम यहाँ पे भी तो गैस आ गई, पर ये आर्गन और नाइट्रोजन की बात करी जा रही है। मैकेनिज्म कैसे चलता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करी जाती है। आपने एक टर्म सुनी हो अगर कभी, इलेक्ट्रोड, सुना ही है, 2 वर्ड्स आते हैं इसमें सिर्फ, कैथोड और एक एनोड। बस इतना सा याद रख लो, कैथोड होती है, कैनोड होती है, उसी के बीच में एक एनर्जी का बीम जनरेट करवाया जाता है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, हीट जनरेट करेगा, और जो भी प्रोडक्ट आपने हीटअप करनी थी उसके लिए यूज कर लिया जाएगा। तो ये जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है वही लिखा है। इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करी जाती है, जो कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक गैप के अंदर जनरेट होगी। ओरिजिनली ये ऐसे दिखता है, ये इसका डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है। ये वाली आर्क जनरेट करी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती हैं, एक कैथोड आ जाती है, दूसरा एनोड आ जाती है, तो उसके बीच में ये बीम जनरेट करवाई जाती है। गैस की आयनाइजेशन करी जाती है, जैसे आर्गन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इनको वर्किंग गैस भी बोल दिया जाता है। और इसको फिर ये जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क होगी, दूसरी तरफ भी सेम, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड, बीच में जो गैप बन गया वहां पे इसे जनरेट करवा दिया। एक्सट्रीम एनर्जी स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लाज्मा, जो कि 4 स्टेट आता है। तो ये जो प्लाज्मा टॉर्च आपने देखी, इसमें हम प्लाज्मा की एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो 4 स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ते हो। एंड थर्मल एनर्जी फिर जनरेट होती है, और हाईली एनर्जाइज्ड प्लाज्मा जेट इसमें से निकल के आता है। पीछे देखा ना, जेट की फॉर्म में निकल के आ रहा है, तो वैसा ही मैकेनिज्म इसका भी सेम रहता है। तो एक और कैटेगरी आ गई जो आपको टेक्नोलॉजी का ही सैंपल यहाँ पे प्लेस करती है कि जरूरी नहीं है आपकी डिपेंडेंसी हमेशा गैस के ऊपर ही होनी चाहिए, वो भी आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। की एडवांटेजेस इंडस्ट्री के लिए, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वहां पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी सिरेमिक यूनिट से आपने शुरू करा था, टेक्सटाइल तक आपके, वहां पे हम हर जगह पे आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रह रही है। फिर और ज्यादा आगे आपके सिरेमिक यूनिट्स के ही अंदर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी कई बार रिक्वायर्ड रहता है। तो ये ज्यादा बेटर है ना ट्रेडिशनल मेथड के साथ अगर कंपेयर करें। हीट उससे भी जनरेट हो जाएगी, आपका इंफ्रा भी लंबा बनेगा। सोचो एक जगह आप सॉल्ट का यूज कर रहे हो, मोल्टन सॉल्ट का, एक आपके पास प्लाज्मा टॉर्च अवेलेबल है, कौन सा ज्यादा यूजफुल है अगर एरिया के हिसाब से भी देखें? प्लाज्मा टॉर्च है, ऑब्वियस सी बात है। तो एडवांटेजेस हैं ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं। केमिकल एनवायरमेंट्स कंट्रोल करने पड़ते हैं, तो इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बूस्ट होता है कहीं ना कहीं, कि आगे आए आप इन चीजों को बनाएं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रस्टिंग वगैरह का खतरा नहीं होता इसमें, क्योंकि आपने हमेशा इंसुलेटेड टैंकर्स इसके लिए भी यूज करे होते हैं, मतलब आपने एनवायरमेंट से इसको बिल्कुल दूर रखा होता है। एंड फ्यूल सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, हम फॉसिल फ्यूल को बार बार बोलते हैं कि रिप्लेस करना है, तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, तो उसका रिप्लेसमेंट भी है ये। पहले आप कहीं ना कहीं फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट थे, अगर आप टेक्नोलॉजी बनाते हो तो वो काफी यूजफुल रहता है, स्पेशली इन केस ऑफ हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे बड़े बड़े फर्नेसेस लगते हैं। फर्नेस मतलब बड़े बड़े चूल्हे लगते हैं, जहां पे ये हीट जनरेट करवाई जा रही है।
अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कहां पे मिलेंगी आपको, जहां पे सोलर बेस्ड इंडस्ट्रियल हीटिंग्स का यूज करा जा रहा है। सबसे पहले तो आता है ओमान का मिराब प्रोजेक्ट, यहाँ पे सीएसटी पे सबसे ज्यादा फोकस्ड है। बताना जल्दी से सीएसटी का क्या था मैकेनिज्म, और सनलाइट कौन कैप्चर करेगा, मिरर्स या फिर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, फिर रिसीवर लगा होगा, वहीं पे वो सारी सनलाइट स्टोर होगी और आगे लगा होगा थर्मल एनर्जी स्टोरेज। ओके, तो ओमान का है 80% ये डे टाइम की सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं प्लस हीट जनरेट करवाते हैं, तो ओमान का मॉडल। देन दूसरा आ गया स्पेन का सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इन्होंने प्लग एंड प्ले सोलर थर्मल यूनिट का काम किया है, जो अभी इंडिया के लिए हमने बोला अभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपने स्विच लगाया और काम करना शुरू करवा दिया, ये प्लग एंड प्ले तक पहुंच चुके हैं। प्लग एंड प्ले मतलब आपके जो इंफ्रा है वो पूरे रेडी टू यूज है, जब चाहो हीट जनरेट करनी है तब आप कर सकते हो, तो प्लग एंड प्ले मॉडल्स के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं अगर स्पेन का मॉडल देखोगे। देन आता है डेनमार्क, ये तो हीट परचेज एग्रीमेंट, कभी ये कार्बन परचेज कर रहे होते हैं, देन यहाँ पे हीट भी ये परचेज करते हैं, जिस भी कंट्री के पास एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाती है उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा बची हुई है हम खरीद लेंगे, तो इन्होंने थर्मल स्टोरेज प्लांट्स के ऊपर ज्यादा काम किया हुआ है और यहाँ पे परचेजिंग कर लेते हैं हीट की, तो जो एक्सेसिव हीट किसी दूसरी कंट्री ने बना रखी है उनकी ये परचेजिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए आपकी जेब में फिर से पैसा होना चाहिए ठीक ठाक, इंडिया भी इंपोर्ट कर ही रहा है, इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट अभी के लिए नहीं हो सकते, वो तब होता है जब आप डेवलप हो चुके हैं, अब आपको इन चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हीट को यूनिक तरीके से जनरेट कर रहे हैं या उसके ऊपर अब पूरे रिलायंट हो चुके हैं। आगे ये आर्टिकल थोड़ा बहुत समझ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हमने टाइम लगा लिया, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, प्लस एलपीजी क्राइसिस को जोड़ के ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के लिए हीट जनरेट करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो 3 एग्जाम्पल आई थिंक सफिशियंट है। सीएसटी याद रखना, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर 3 प्लाज्मा टॉर्च। ये हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हमने बात करी, जहां पे बड़ी बड़ी फर्नेसेस लगते हैं, जहां पे इंटरमीडिएटरी इंडिया के केस में अभी बहुत सारे हैं, तो उनको हमने एलिमिनेट करना है।